ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो है सो लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो एक्सप्लेन करते हैं पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। टोटल 8 प्रॉपर्टी है, सबको देखने के बाद तब एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है, दैट रिमेन्स द सेम, अनअल्टर्ड, नहीं बदलता है। कब? जब करस्पॉन्डिंग कंस्टिट्यूएंट आर ट्रांसपोजिशन, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट है उनको ट्रांसपोजिशन कर दिया जाए, जस्ट लाइक ट्रांसपोज, है ना। कहने का मतलब उसके रोज को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रोज में। जैसे यहाँ देखो, ए बी सी डी ई एफ के एल एम, उसको बदल दिए ए बी सी डी ई एफ के एल एम, रोज चेंजेस टू कॉलम्स। रोज को कॉलम बदल देंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू वही रहेगी। तुम उसको प्रूव कर सकते हो, वेरी इजी टू प्रूव। ठीक है, निकालोगे किसी भी रो इनको कॉलम से तो इक्वल ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि अगर दो रो या दो कॉलम, उसको उसके पोजीशन को इंटरचेंज किया जाए आपस में, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ। ठीक है, जैसे कि देखो ए बी सी डी ई एफ के एल एम, क्या किए इसमें, क्या किए कि हम दूसरे और पहले रो में इंटरचेंज ले आए। ठीक है, इंटरचेंज मतलब R1 एंड R2 इंटरचेंजेस दियर पोजीशन, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। एक बार और करेंगे तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें क्या किए हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज किए। ठीक है, तो ये इससे नेगेटिव हुआ, फिर इसके बाद एक बार और किए तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम कॉलम को करके दिखाएं, जैसे ए बी सी डी ई एफ के एल एम, फिर क्या किए, कॉलम को इंटरचेंज किए। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को देखो इंटरचेंज किए ना, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम को किए तो नेगेटिव का साइन लगाए। फिर यहाँ पे क्या किए बताओ, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया आपस में, तो फिर नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो। आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसे, जैसे देखो ए बी सी, उसके बाद ए बी सी, दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है। दो रो अगर आइडेंटिकल होंगे तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ला के देगा। और अगर हम यहां से देखें, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, ए डी के, ठीक है, तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल कॉलम है, इसलिए भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो रो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ए बी सी 2A 2B 2C प्रोपोर्शनल है, दो गुना हो रहा है, 1:2 में है ये। यहाँ पे ये क्या है, पहला और दूसरा कॉलम ए डी के 1:3 में कॉलम का प्रोपोर्शनैलिटी है। तो हम क्या देखेंगे, ये वैल्यू भी 0 आएगी, इसको तुम प्रूव कर सकते हो। इतना समझ गए। अब यहाँ पे आगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। डोंट टॉक, बात मत करो। प्रॉपर्टी 4, if the entire row or column of a determinant बात नहीं, सिर्फ लिखने पे ध्यान दो, इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर then the determinant value अरे बात क्यों कर रहे हो, बात मत करो प्लीज। gets multiplied to A 2B 2C,
D E F K L M. 2A, 2B, 2C, D E 6C, 3F K L 3M. A B C D E F K L M. Property number 5.
लिख लो जल्दी से, बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ द इंटायर रो और कॉलम, पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम जो डिटर्मिनेंट का होता है, यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर का मतलब जो कि रियल हो, दैट शुड बी रियल, हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखोगे कि हम नेचुरल नंबर का ही यूज करते हैं, बट हम लोग निगेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो या किसी कॉलम को, तो उससे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी बस उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, उतने टाइम। जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी था, इसमें हमने क्या किया, इंटायर रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a 2b 2c, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको तुम आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये 3 टर्म है, इस तीनों टर्म को अगर इस रो को लेके चलोगे तो तीनों में आएगा 2, तो 2 को तुम बाहर कॉमन निकाल सकते हो, तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको यूज करेंगे बार बार। यहां पर देखो 2a 2b 6c DE 3F KL 3M, क्या किए, यहां पे हम 6 लिखे हैं। 6 कैसे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लिखे हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 एंड 3 फ्रॉम C3। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही बार में एक रो और कॉलम, सनी बिल्कुल फोकस्ड रहो यहाँ पे, इसी भी बनेगा क्वेश्चन। तो एक रो है उसमें से एक टर्म ले लिए, और ये कॉलम है उसमें से एक चीज, एक स्केलर कॉमन ले लिए। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3 लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, बाकी सारा टर्म एज इट इज नोट डाउन हो गया, ठीक है। ये भी यूज होगा अच्छे से। इफ द एंटायर रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ 2 आइटम्स, ये हो गया स्प्लिट करना, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना जैसा ही ये हो गया, ठीक है। कि यदि डिटर्मिनेंट इस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक रो या एक कॉलम, पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम 2 आइटम के सम के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो वो किसके रिजल्ट के बराबर होगा, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट ऑफ विच इज फाउंड बाय फर्स्ट सेट ऑफ आइटम्स and the second determinant is found by the second set. Constituent at other place remains unaltered. दूसरे प्लेस पे जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट वे नहीं बदलेंगे। यहाँ पे देखो a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, d e f k l m, इसको एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें इस रो में, क्योंकि फर्स्ट रो में ही है सम ऑफ 2 आइटम्स के रूप में, तो इस रो में पहले डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स होंगे या जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वे फर्स्ट सेट ऑफ आइटम्स होंगे। पहला सेट क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी, और दूसरे में क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। 2 आइटम समड है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अगली प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ द इंटायर रो और कॉलम आर इंक्रीज्ड और डिमिनिश्ड by equimultiple. What does meant by equimultiple? सारे टर्म को एक ही नंबर से, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, सारे रो के या फिर सारे कॉलम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को एक ही स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, दैट्स कॉल्ड इक्विमल्टीपल ऑफ द इंटायर अनदर रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखो ए बी सी डी ई एफ और के एल एम, तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना जिस रो में चेंज ला रहे हैं उसको नहीं चेंज करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। चेंज किस में ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं जो इसमें जोड़ा गया है उसमें चेंज ला सकते हैं। जैसे इसमें कॉलम में जोड़ा गया है, हम घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जोड़ने और घटाने दोनों का काम कर सकते हैं, बिकॉज स्केलर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिकॉज इट्स रियल नंबर। और याद रखो यहां पे एक टर्म लिखना चाहिए जो तुम लोग, स्केलर का मतलब नॉन जीरो, एक ऑटोमेटिकली ध्यान में रखो ये बात कि कभी हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हम पूरा डिटर्मिनेंट को ही वो कर रहे हैं,
तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि स्केलर जो हम मैट्रिक्स में यूज किए हैं उसमें क्या था, वर्ड नॉन जीरो टर्म था ना, तो स्केलर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी अननेसेसरली। तो हम ये चीज को अपने आप समझ में आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कि पहला इंटायर कॉलम को हम दूसरे कॉलम्स के इक्वी मल्टीपल्स को जोड़ रहे हैं, यानी ए डी और के में हम इसको क्या किए, 2 से गुना कर दी, इसको हम 3 से गुना कर दिए और जोड़ रहे हैं। वी कैन नॉट अल्टर इट्स वैल्यू, इसमें हम कोई स्केलर से गुना नहीं कर रहे हैं, पर इसमें हम दूसरे के इक्वी मल्टीपल्स को जोड़ सकते हैं। तो कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि C1 चेंजेस टू 2C1, ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। प्लस या माइनस वो बाद की बात है, लेकिन हम यदि ऐसा करना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, अगर इसको बैलेंस करना होगा, यदि हम 2 से गुना कर रहे हैं तो एक 1/2 बाहर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने मन से नहीं बदल सकते। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो C1 में हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, किससे, तो इक्वी मल्टीपल, यानी कि K1 C2 प्लस माइनस K2 C3, कॉलम का कॉलम में, रो का रो में। अगर रो में चेंजेस लाएंगे तो रो में ही इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये C1 है, अगर मान लो यहाँ पे R2 होगा, R2 चेंजेस टू R2, इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बट इसके अलावा जो इसमें जोड़ रहे हैं, मान लो इसमें हम R1 जोड़ना चाह रहे हैं, तो प्लस K1 R1, और मान लो इसमें हम घटाना चाह रहे हैं माइनस K2 R2, सॉरी R2 नहीं R3, क्योंकि जिसमें हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो वैल्यू एज इट इज पहले हम रख देंगे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो कर रहे थे उसकी जैसा नहीं है। हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, गुना करके और जोड़ लेते थे अपने हिसाब से, ताकि हम क्या करें, इक्विवेलेंट बना सके। क्या करने के लिए, उसका इनवर्स निकालने के लिए। दिस इज डिफरेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें जो चेंजेस लाएंगे तो पहले जिसमें चेंजेस लाए उसको एज इट इज लिखेंगे, तब उसमें हम इक्वी मल्टीपल्स को जोड़ या घटा सकते हैं। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, और इसके पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था, आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल। तो आइडेंटिकल यदि 2 कॉलम हो जाएंगे तो क्या होंगे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। तो देखो यहां पर ये जो है RHS, उससे चलते हैं। तो पहला कॉलम में जो भी है कंस्टिट्यूएंट, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। बोलो, कैन बी, ओके। सो व्हाट विल बी राइट, वी विल राइट A D K B E L C F M प्लस A D, नहीं 2B 2E 2L, उसके बाद B E L C F M, और उसके बाद 3C 3F 3M B E L C F M। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करके 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, A B C, सेम हो गया ना, A B C D E F K L M प्लस, यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, B E L C F M, जो कि 0 हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है ना, आइडेंटिकल यदि कॉलम या आइडेंटिकल रो हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे 2 कॉलम आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी पहला और तीसरा कॉलम देखो C F M, ठीक है, और B E L C F M आइडेंटिकल है, C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। इसे क्या मिला, वही मिला जो LHS में है। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को दूसरे, अगर रो कर रहे हैं तो रो में ही, और कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम में ही क्या कर सकते हैं, दूसरे रो या दूसरे कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स को जोड़ या घटा सकते हैं। समझ गए ये, तो उस प्रूफ को नोट डाउन कर लो।
Property number 7. If each element on one side or other side or both sides of